नमस्ते और आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने है 27 नवंबर 2025 का इकोनॉमिक टाइम्स मुंबई संस्करण। और सच कहूं तो आज का अखबार पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे हम भविष्य की एक झलक देख रहे हैं। हर पन्ने पर बदलाव की एक नई कहानी है। आज हम देखेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत पर अरबों डॉलर का दांव लगा रही हैं। कैसे कॉरपोरेट जगत में पुराने नियम टूट रहे हैं और नए खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं। और ये भी कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू को, हमारी सेहत से लेकर हमारे सोशल मीडिया तक सब कुछ बदल रही है। तो चलिए इन सुर्खियों के पीछे की असली कहानी में गोता लगाते हैं। बिल्कुल। आज का अखबार सिर्फ खबरों का कलेक्शन नहीं है, ये एक पहेली के टुकड़ों जैसा है। हमारा काम इन टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग दिखने वाली घटनाएं असल में एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही हैं, एक ऐसे भारत की ओर जो बहुत तेजी से बदल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जो पहले पन्ने पर छाई हुई है। टेस्ला भारत आ रहा है, ये तो हम सब जानते थे, लेकिन ये सिर्फ कारें बेचने नहीं आ रहे, वो यहाँ एक पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम बना रहे हैं। हाँ, घरों में, मॉल्स में, शहरों में हर जगह सुपर चार्जर का जाल बिछाया जाएगा। और निवेश का आंकड़ा देखिए, $28.1 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। नई आंकड़ा ही अपने आप में एक कहानी है। ये सिर्फ एक कंपनी का निवेश नहीं है, ये भारत के भविष्य पर एक बहुत बड़ा भरोसा है। और दिलचस्प बात ये है कि टेस्ला यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सही, वो एक लाइफस्टाइल, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहा है। वो कह रहे हैं, हम आपको सिर्फ कार नहीं देंगे, हम आपको उसे चलाने और चार्ज करने का पूरा अनुभव देंगे। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा है। ये तो ऊर्जा, शहरी नियोजन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? हमारे पावर ग्रिड पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या हमारे शहरों में इतनी जगह है कि हर कोने में सुपरचार्जर लग सके? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर जमीनी हकीकत क्या है? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब एक तरह से हाँ भी और नहीं भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, हमारे पावर ग्रिड को स्मार्ट बनाना होगा ताकि वो पीक डिमांड को संभाल सके। लेकिन टेस्ला जैसी कंपनी का आना, वो खुद एक उत्प्रेरक का काम करता है। अच्छा, जब इतना बड़ा निवेश आता है तो वो सरकार और दूसरी प्राइवेट कंपनियों पर भी दबाव डालता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करे। ये एक ऐसा कदम है जो पूरे सप्लाई चेन को जागने पर मजबूर कर देगा, बैटरी बनाने वालों से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तक। तो ये एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। तो टेस्ला सिर्फ गाड़ियां नहीं ला रहा, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने का एक धक्का भी दे रहा है। और ये भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग वाली बात सिर्फ विदेशी कंपनियों तक सीमित नहीं है, है ना? टाटा पावर की खबर भी तो कुछ इसी तरह की है। और ये कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। एक तरफ टेस्ला जैसा ग्लोबल जायंट भारत में इकोसिस्टम बना रहा है, तो दूसरी तरफ टाटा पावर, वो ओडिशा में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके सोलर वेफर और इनगॉट बनाने की यूनिट लगा रहा है। सोलर वेफर और इनगॉट, इसे सरल भाषा में समझे तो अब तक हम सोलर पैनल के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल यानी वेफर्स ज्यादातर चीन से आयात करते थे। अब हम उसे खुद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मेक इन इंडिया से भी एक कदम आगे की बात हुई। हम सिर्फ असेंबली नहीं कर रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी के कोर में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, ये सिक्योर इंडिया भी है। ये हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है। सोचिए, कल को अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आती है तो हमारी क्लीन एनर्जी की महत्वाकांक्षाएं रुकेंगी नहीं। ये एक रणनीतिक बदलाव है, जहां हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता से एक महत्वपूर्ण निर्माता बन रहे हैं। कमाल है। टेस्ला डिमांड बना रहा है, टाटा सप्लाई बना रहा है। ये कमाल का तालमेल है। तो एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लग रहा है और दूसरी तरफ आज की टेक्नोलॉजी यानी हमारे फोन और डेटा, उसका क्या हाल है? यहाँ भी एक बड़ी खबर है। टेलीकॉम कंपनियां इस साल 35,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व कमा सकती हैं। लगता है पिछले साल जो टैरिफ बढ़ाए गए थे, लोगों ने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया है, क्योंकि अब डेटा और कनेक्टिविटी वो कोई विलासिता नहीं रही। नहीं, अब तो जरूरत है। हाँ बिल्कुल, अब तो बिजली और पानी की तरह एक बुनियादी जरूरत बन गई है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लास, डिजिटल पेमेंट, हमारी जिंदगी अब इसी पर चलती है। लेकिन इस खबर में एक गहरा सवाल छिपा है। यह राजस्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं और बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हुई है। अब बस 2-3 बड़े खिलाड़ी बचे हैं। हाँ, यही मैं सोच रही थी। क्या ये ग्राहकों के लिए लंबी अवधि में अच्छी खबर है
कहीं ये 2-3 कंपनियों के एकाधिकार की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा? इससे इनोवेशन पर असर नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। जब प्रतिस्पर्धा कम होती है तो कंपनियां सर्विस की क्वालिटी सुधारने के बजाय कीमतें बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देती हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि अब जब बाजार स्थिर हो गया है तो प्रतिस्पर्धा का अगला चरण शायद कीमत पर नहीं बल्कि 5G के नए उपयोगों पर होगा। अच्छा। कौन सी कंपनी बेहतर 5G अनुभव देती है, कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स या स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन जैसी नई सेवाएं लाती है, असली लड़ाई अब वहां होगी। मतलब ग्राहक अब सिर्फ सस्ते डेटा के लिए नहीं बल्कि बेहतर और नई सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे। एग्जैक्टली। ये तो हुई बड़ी कंपनियों की दुनिया। लेकिन एक और कहानी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे। ये उन छोटे खिलाड़ियों के बारे में है जो अब बड़ों को टक्कर दे रहे हैं। मिड साइज लॉ फर्म्स अब विलय और अधिग्रहण यानी M&A के बड़े-बड़े मामलों में स्थापित फर्मों को चुनौती दे रही हैं। ये भारतीय कॉर्पोरेट बाजार के मिच्योर होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। पहले क्या होता था, कोई भी बड़ी डील होती थी तो कंपनी के प्रोमोटर सीधे देश की टॉप 5 लॉ फर्मों में से किसी एक के पास जाते थे। हाँ, नाम देखकर। बिल्कुल। लेकिन अब मानसिकता बदल रही है। ये सिर्फ विशेषज्ञता के बारे में नहीं है, ये भारतीय प्रमोटरों की सोच में बदलाव का भी संकेत है। वे अब एक वन स्टॉप शॉप के बजाय हर काम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को काम पे रखना चाहते हैं, भले ही वो एक छोटी विशेष फर्म से क्यों ना हो। मतलब अब नाम से ज्यादा काम को तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी गंभीर बीमारी के लिए एक जनरल फिजिशियन के बजाय एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। सही उदाहरण है। ये मिड साइज फर्में किसी एक सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मा या स्टार्टअप्स में गहरी विशेषज्ञता रखती हैं। वे ज़्यादा फुर्तीली होती हैं और क्लाइंट को ज़्यादा व्यक्तिगत ध्यान देती हैं। ये दिखाता है कि कॉरपोरेट भारत अब सिर्फ आकार और प्रतिष्ठा से आगे बढ़कर वास्तविक विशेषज्ञता को महत्व दे रहा है। अब आते उस खबर पर जिसने आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। एप्पल, जो अपनी शर्तों पर काम करने और किसी की न सुनने के लिए जाना जाता है, अब भारत के रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI से सीधी टक्कर ले रहा है। ये तो डेविड वर्सेस गलायत वाली लड़ाई लग रही है, बस यहाँ दोनों ही गलायत है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये मामला सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मामला सिर्फ जुर्माने की रकम का नहीं है, जो एप्पल के वैश्विक कारोबार का 10% तक हो सकता है। 10%? हाँ, मामला उस मूल सिद्धांत का है कि डिजिटल बाजारों पर बड़ी टेक कंपनियों का कितना नियंत्रण होना चाहिए। CCI कह रहा है कि एप्पल अपने ऐप स्टोर पर एक गेटकीपर की तरह काम करता है, जो डेवलपर्स से मनमाना कमीशन लेता है और प्रतिस्पर्धा को रोकता है। तो इसका हम जैसे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा? अगर CCI जीतता है तो क्या हमारे ऐप सस्ते हो जाएंगे या हमें ज्यादा विकल्प मिलेंगे? लंबी अवधि में हाँ। CCI का लक्ष्य यही है कि बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो, जिससे डेवलपर्स को ज्यादा आज़ादी मिले और शायद वे उस बचत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाएं। लेकिन ये मामला सिर्फ ऐप की कीमतों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये डिजिटल संप्रभुता के बारे में है। डिजिटल संप्रभुता? हाँ, भारत जैसे देश कह रहे हैं कि अगर आप हमारे बाजार में काम करना चाहते हैं तो आपको हमारे नियमों का पालन करना होगा। इस मामले का जो भी नतीजा होगा वो दुनिया भर में बिग टेक के रेगुलेशन के लिए एक मिसाल कायम करेगा। और लगता है एप्पल अकेला नहीं है इस मामले में। रेगुलेटर्स की नज़र अब तेजी से बढ़ती गेमिंग इंडस्ट्री पर भी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED अब विंजो गेम्स और गेम क्राफ्ट जैसी कंपनियों को GST चोरी के मामले में समन भेजने की तैयारी कर रहा है। एग्जैक्टली। ये वही पैटर्न है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे ही कोई डिजिटल सेक्टर तेजी से बढ़ता है और उसमें पैसा बरसने लगता है, सरकार और रेगुलेटर्स की नजर उस पर पड़ती है। पहले ई-कॉमर्स के साथ हुआ, फिर फिनटेक के साथ, फिर क्रिप्टो, फिर एप्पल का ऐप स्टोर और अब ऑनलाइन गेमिंग। सही। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इनोवेशन को बढ़ावा मिले, लेकिन टैक्स और नियमों की कीमत पर नहीं। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है और ये कंपनियां अब इस नई हकीकत से जूझ रही हैं। इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट और कानूनी लड़ाइयों से हटकर अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जिसका सीधा असर हमारी सेहत और हमारी जेब दोनों पर पड़ने वाला है। नोवो नॉर्डिस्क अपनी वजन घटाने वाली चमत्कारी दवा विगोवी की कीमतें 40% तक कम कर रहा है। 40%? हाँ, और वजह भारतीय जेनेरिक कंपनियां अपने सस्ते संस्करण लाने को तैयार हैं। ये एक क्लासिक फार्मास्यूटिकल कहानी है। एक ब्लॉकबस्टर दवा जिसका पेटेंट खत्म होने वाला है और बाजार में हिस्सेदारी के लिए जंग शुरू हो गई है। ये ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये दवा अब ज्यादा लोगों की पहुंच में होगी। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी एक बड़े सामाजिक स्वास्थ्य मुद्दे को भी उजागर करती है। ये दवा इतनी लोकप्रिय क्यों है?
क्योंकि भारत में मोटापा और डायबिटीज जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां एक महामारी का रूप ले रही हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हम एक ऐसी समस्या के इलाज के लिए अरबों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, जो हमारी अपनी बदलती जीवन शैली से पैदा हुई है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का प्रतिबिंब है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा खान-पान, हमारा काम करने का तरीका और हमारा तनाव का स्तर हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। ये दवा एक समाधान तो है, लेकिन ये उस बड़ी समस्या की ओर भी इशारा करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और समाज की बात करें तो एक और कहानी है, जो ब्रांड्स, सेलिब्रिटी और हमारे सोशल मीडिया के बदलते रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को उनकी शादी के बाद की तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर कुछ भद्दी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि कई बड़े ब्रांड्स जिनके साथ वो जुड़ी हैं, खुलकर उनके समर्थन में आ गए और निजता के सम्मान की वकालत की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। 10 साल पहले ऐसा नहीं होता। ब्रांड्स किसी भी विवाद से दूर भागते थे, लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि आज के उपभोक्ता, खासकर युवा पीढ़ी, उनसे सिर्फ उत्पाद बेचने से ज्यादा की उम्मीद करते हैं। वे चाहते हैं कि ब्रांड सामाजिक मुद्दों पर एक स्टैंड लें। इसे पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग कहते हैं। पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग। हाँ, ये दिखाता है कि ब्रांड एम्बेसडरशिप अब सिर्फ एक लेन देन का रिश्ता नहीं, बल्कि एक साझेदारी बन गई है। लेकिन क्या ये हमेशा वास्तविक होता है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति है? सही समय पर सही बात कहकर युवा ग्राहकों को लुभाने का एक तरीका। और यही सबसे बड़ा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि इसका एक हिस्सा मार्केटिंग रणनीति है, लेकिन ये उस दिशा में भी इशारा करता है जहां समाज जा रहा है। ब्रांड्स वही करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके ग्राहक चाहते हैं। अगर ग्राहक चाहते हैं कि ब्रांड्स मूल्यों का प्रदर्शन करें, तो ब्रांड्स ऐसा करेंगे। यहाँ एक सवाल हमेशा बना रहता है, ये समर्थन कितना वास्तविक है और कितना परफॉर्मेंस? क्या ये सिर्फ वो कैपिटलिज्म का एक और उदाहरण है? इसका जवाब शायद बीच में कहीं है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज के अखबार पर इस गहरी नज़र से ये साफ है कि भारत एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा है। भविष्य की टेक्नोलॉजी में अरबों का निवेश हो रहा है, कॉर्पोरेट जगत में पुरानी बादशाहत को चुनौती मिल रही है, रेगुलेटर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और समाज के रूप में हम ब्रांड्स और सेलिब्रिटी से एक नए तरह के रिश्ते की उम्मीद कर रहे हैं। हर तरफ पुराने नियम फिर से लिखे जा रहे हैं। और आज के लिए एक अंतिम विचार, ये सारी खबरें, चाहे वो टेस्ला का भारत में ही इकोसिस्टम बनाने का प्लान हो, या मिड साइज लॉ फर्म का बड़ी डील्स जीतना, या एक और खबर जो हमने आज डिस्कस नहीं की, जो दिखाती है कि छोटे शहरों में कॉर्पोरेट ट्रैवल बढ़ रहा है, ये सब एक बड़ी कहानी की ओर इशारा कर रही हैं। भारत का आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर तक सीमित नहीं है। ये फैल रहा है। ये नए शहरों, नए उद्योगों और नए विचारों की ओर जा रहा है। शायद भारत की अगली बड़ी विकास की कहानी उन जगहों से आएगी जिनके बारे में हम आज ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।